तो दोस्तों जब भी मैं उन लोगों से मिलता हूँ जिनसे मैं लास्ट 1 या 2 साल पहले मिला था, तो जब भी मेरे फेस को देखते हैं 1 या 2 साल बाद जब वो मेरे से मिलते हैं, तो वो ये पक्का से बोलते हैं कि भाई तूने अपने फेस पे क्या कराया है, ऐसा क्या ट्रीटमेंट करवाया है जिससे तेरे फेस पे से सारे के सारे डार्क स्पॉट्स हट गए हैं। क्योंकि भाई मैं पहले कुछ ऐसा दिखता था और अब कुछ ऐसा दिखता हूँ, तुम लोग लाइव भी देख सकते हो। मतलब पहले मेरी स्किन पे बहुत ज्यादा एक्ने थे एंड उनकी वजह से बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स भी हो गए थे। अब मेरी स्किन पे बस 1 या 2 डार्क स्पॉट्स होंगे जो अभी अभी आए होंगे, वरना पुराने वाले मैंने सारे हटा दिए। और जब मैं उन लोगों को ये बताता हूँ, मैंने कोई भी एक्सपेंसिव लेजर ट्रीटमेंट या कोई भी ऐसे डर्माटोलॉजिस्ट के पास नहीं गया हूँ जहाँ पे मेरे को हजारों या लाखों फूकने पड़े हो अपनी स्किन को ठीक करने के लिए। घर पे रह के मैंने अपनी स्किन को बढ़िया कर लिया, तो वो भाई पागल ही हो जाते हैं और पूछते रहते हैं कि भाई क्या कराए, मेरे को भी बता दो। तो आज मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि कैसे तुम लोग भी भाई घर पे, जैसे मैंने अपनी स्किन को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म करा है, तुम लोग भी कर सकते हो, जिसमें तुम्हारे बहुत ज्यादा पैसे नहीं जाने वाले, बस थोड़े बहुत जाएंगे जो कि भाई रिक्वायर्ड है। अब अगर तुम्हें 0 बजट में चाहिए घर पे ही, तो भाई मिट्टी वगैरह लगाना थोड़ी ना बताऊंगा यार मैं कि भाई घर के लीफ लगा लो, ये लगा लो, ऐसा तो होता नहीं है। तो भाई थोड़े बहुत तो पैसे जाएंगे बट बहुत कम जाएंगे। जितना मैंने हिसाब लगाया है इतना तो तुम लोग भाई कर ही लोगे खर्चा। और दूसरी चीज ये है कि अब जो भी चीज मैं तुम्हें इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर रख लेना। अगर तुम भी भाई किसी से डर्मेट से तुम्हारा कांटेक्ट है, बेसिकली कोई ऐसे डॉक्टर से जो स्किन का है और उसने तुम्हें कोई भी दवाई वगैरह ट्रीटमेंट तुम्हारा चालू करा है, तो आगे जो मैं तुम्हें चीजें बताने वाला हूँ उसमें से 2-3 चीजें ऐसी हो सकती है जो तुम्हें नहीं करनी है। वो पहले तुम्हें अपने डॉक्टर से जाके पूछना है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं। क्योंकि अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज बता दूँ जो तुम्हारे डॉक्टर ने मना करी हुई हो या तुम्हारी दवाई पे गलत इंपैक्ट डाल दे जो तुम ले रहे हो अभी, तो तुम्हारी स्किन पे भाई गलत इंपैक्ट भी हो सकता है। तो वो चीज ध्यान में रखना। एंड जो लोग एकदम फ्रेशर है, जिन्हें कुछ भी नहीं पता, तो जो चीज मैं बताने वाला हूँ वो एकदम फॉलो करनी है। क्योंकि अगर तुमने थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर दिया ना, तो तुम्हारी स्किन की धज्जियां भी उड़ सकती है। तो इसलिए कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाओ। अब तो सबसे पहले ना हम लोग ये जानते हैं कि डार्क स्पॉट्स होते क्यों है। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली उस सॉल्यूशन पे चले जाएंगे तो ऐसा बाद में हो सकता है कि तुम लोग डार्क स्पॉट्स को तो बार बार ठीक कर रहे होगे बट वो कभी होना बंद नहीं होंगे। ऐसे मान लो कि तुम बार बार उन्हें रिपेयर कर जा रहे हो बट वो फिर भी हो रहा है, फिर रिपेयर करो फिर हो रहा है। बट तुम्हें भाई रूट कॉज पे भी तो इफेक्ट डालना पड़ेगा ना, जिससे वो हो ही ना, तो तुम्हें उन्हें ठीक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसके 2 या 3 रीजन होते हैं मेजरली। अब देखो, सबसे पहला रीजन तो हमारा एक्ने होता है। जब हमारे एक्ने होते हैं तो जब वो खुद डिसॉल्व हो जाते हैं या हम उन्हें बर्स्ट कर देते हैं, जो भी रीजन होता है, तो उसके बाद भाई हमारे जो एक्ने के जो मार्क्स होते हैं वो भाई डार्क स्पॉट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। या तुम्हारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं एज के फैक्टर की वजह से, तो तुम्हारे फेस पे पूरी बॉडी पे डार्क स्पॉट्स होने लग जाते हैं। उसके लिए तो भाई तुम्हें पक्का से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उस केस में मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा जो चीज मैं आगे बताना लो वो तुम्हारे काम में आए, क्योंकि वो तुम्हें गलत इंपैक्ट भी डाल सकती है। एज आई सेड, वो हार्मोनल चेंजेस है तो डॉक्टर ही ठीक करेगा। एंड तीसरा होता है जब तुम्हारे फेस वगैरह पे कोई कट लग जाए या तुम्हें कोई भी ऐसे इंजरी वगैरह हुई हो, जैसे किसी ब्लेड से लग गया हो या कोई भी एक्सीडेंट वगैरह में, तो उसकी वजह से भी डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं। एंड वो डार्क स्पॉट्स भी तुम लोग भाई इस वीडियो में जो मैं तुम्हें बताने लूँ उससे ट्रीट कर पाओगे। बट अगर तुम्हें कोई भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं या बहुत ही एक्सेसिव कोई प्रॉब्लम हो रही है, इरिटेशन हो रही है कुछ ज्यादा ही, तो भाई डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है। इसलिए मैंने अब 3-4 बार बोल दिया, अब मैं वापस नहीं बोलूंगा। तो वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होने वाला है जिससे भाई हम लोग अपने डार्क स्पॉट्स को होने से रोकेंगे, वो है भाई डू नॉट बर्स्ट। अब तुम्हें बर्स्ट किस चीज को नहीं करना है, किसको नहीं फोड़ना है, वो है भाई तुम्हारे सिंपल से एक्ने। अब अगर तुम अपने एक्ने को बार बार फोड़ते रहोगे तो भाई होता है क्या है ना, देखो, जब भी तुम्हारा एक्ने फटता है या खुद डिसॉल्व होता है स्किन के अंदर, तो ना मेलेनिन जो होता है, जो कि भाई टैनिंग के टाइम पे तुम्हारी स्किन पे आ जाता है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो उस डार्क स्पॉट्स के पास, बेसिकली तुम्हारे एक्ने मार्क के पास ना जाके जमा हो जाता है कुछ ज्यादा ही अमाउंट में, जिस वजह से भाई वो जो डार्क स्पॉट है एकदम ज्यादा ही डार्कर हो जाता है और बहुत दिनों तक रहता है, इवन सालों या महीनों तक भी रहता है। तो तुम्हें क्या ट्राई करना है कि तुम्हारे जितने भी एक्ने हो रहे हैं उन्हें फोड़ना नहीं है। एंड अगर एक्ने फट भी रहे हैं गलती से, अपने आप फट जा रहे हैं, तो इट्स ओके, बट खुद से नहीं फोड़ना। एंड ट्राई करना है कि वो 7 दिन में या 8 दिन में अपने आप ही स्किन के अंदर डिसॉल्व हो जाए। क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो भाई तुम्हारे मेलेनिन प्रोडक्शन वहां पे थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, बॉडी खुद भेज देगी, जिससे तुम्हारे जो डार्क स्पॉट है वो थोड़े से ज्यादा डार्कर हो जाएंगे। और ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कैसे तुम्हें रोकना है। अब इस चीज को रोकने के लिए भाई तुम्हें ऑब्वियसली एक्ने ही रोकने पड़ेंगे कि तुम्हारे फर्स्ट फेस पे एक्ने ही ना हो। एंड उसके लिए भाई मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आई बटन पे आ रही होगी या तुम चैनल पे जाके देख लेना। इन डेप्थ गाइड बना रखी है जैसे ये वाली बना रहा हूँ, उसमें भी मैंने सब कुछ बताया कि तुम्हें क्या क्या चीजें नहीं करनी है जिससे एक्ने हो सकते हैं। तो तुम्हें भाई बहुत चीजें सीखने को मिलेगी उस वीडियो को, उसे जाके देख लेना। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारे डार्क स्पॉट्स है वो हमें रोकने कैसे होने से, क्योंकि हमें भाई अपने एक्ने नहीं फोड़ना है। वो हमारा दूसरा पॉइंट है विच इज एक्सफोलिएशन। अब एक्सफोलिएट करने के लिए तुम्हें भाई मेजरली जो चीज यूज करनी है वो है भाई तुम्हारा फेस वॉश या क्लेंजर। दोनों ही एक चीज होती है, बस थोड़ा सा इनकी क्वांटिटी मतलब पावर में फर्क होता है। अब देखो, फेस वॉश होता है जिसके अंदर भाई बहुत ही ज्यादा हार्श केमिकल्स होते हैं। हार्श केमिकल इन द सेंस कि वो तुम्हारे फेस पे से जो ऑयल से एसेंशियली रहने चाहिए उन्हें भी रिमूव कर देता है। और क्लेंजर वो होता है जो तुम्हारे फेस पे से फालतू की चीजें हटा देता
करता है, जैसे कि धूल मिट्टी वगैरह, वो ऑयल्स रिमूव नहीं करता जो तुम्हारी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बस ये फर्क रहता है। अब इस फर्क का तो हमें खैर कुछ नहीं लेने देना, बट तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बढ़ गई होगी। अब तुम्हें ना अपना जो भी फेस वॉश है, क्लेंजर है, उसमें ना 2-3 चीजें ऐड ऑन करनी है, जैसे कि ग्लाइकोलिक, लैक्टिक एंड सैलिसिलिक एसिड। अब ये तीनों एसिड्स ना क्या करते हैं, तुम्हारी स्किन को ना एक्सफोलिएट करते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें ये समझाता हूँ कि जो हमारे डार्क स्पॉट्स है वो रिमूव कैसे होंगे। देखो, तुमने ये चीज तो पक्का से नोटिस करी होगी कि जिसके भी पहले डार्क स्पॉट्स होते हैं वो बाद में उसके डार्क स्पॉट हट जाते हैं। क्या बात कर रहे हो, मतलब तुम लोगों ने देखा होगा कि भाई उसके डार्क स्पॉट्स है अब हट चुके हैं। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन लगती कैसे, तुम्हें विजुअलाइजेशन कैसी होती है कि पहले डार्क स्पॉट्स थे, अब ऐसा लग रहा है कि इसने नई स्किन पहन लिया, डार्क स्पॉट गायब हो गए, बेसिकली एक नई स्किन पहन लियो। ऐसा लगता है ना कि भाई डार्क स्पॉट चले कहाँ गए ऐसे। तो यही हमें अपने साथ करना है कि हमें अपनी स्किन को ना नई स्किन बनाना है। अब जो हमें अपनी न्यू या नई स्किन बनानी है, तो उसके लिए हमें अपनी पुरानी स्किन तो हटानी होगी, जो कि भाई हमारी बॉडी खुद करती है। तुमने ये चीज खुद भी देखी होगी, चाहे तुम कोई भी ट्रीटमेंट करो या ना करो, 10 साल 15 साल में तुम्हारे जो डार्क स्पॉट्स है वो ऑटोमेटिकली हट तो जाएंगे, बट उनका टाइम पीरियड देखो 10 से 15 साल। अब हमें उसी टाइम पीरियड को ना थोड़ा सा फास्ट करना है कि वो 10-15 साल से 10 या 15 महीने बन जाए या 1 साल बन जाए, जिसके लिए भाई हमें हमारी जो स्किन है उसे शेड करवाना पड़ेगा। अब तुम लोग अगर दिमाग में सोच रहे हो कि शेडिंग, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं तो तुमने देखा होगा स्नेक जो होता है वो अपनी जो स्किन है उसे शेड करता है हर साल या जैसे भी उसका टाइम पीरियड रहता है उसमें। तो मैं स्किन पे पिक्चर भी दिखाता हूँ। अब ये हो रही है भाई उसकी स्किन की शेडिंग। अब ऐसे ही भाई हमारी भी स्किन पूरी की पूरी बॉडी भाई हमारी जो स्किन सेल्स है ना उसे शेड करती है, जिस वजह से हमारी जो नई स्किन है वो आती रहती है। और हमें यही चीज बस थोड़ी सी फास्ट करनी है, वो हम करेंगे थोड़े बहुत केमिकल्स के थ्रू। अब मैंने केमिकल्स का नाम लिया है तो ऐसे डरना मत कि भाई ये क्या केमिकल्स लगाने की बात कर रहा है, एक्सपेंसिव चीज होगी। नहीं, बहुत ही सस्ते में होने वाले काम, इतना ज्यादा टेंशन मत लो कि मैंने केमिकल्स का नाम लिया तो तुम्हारी स्किन में कुछ भी प्रॉब्लम आने वाली है। जो जो चीजें बताऊंगा बस उन्हें अच्छे से सुनना। तो अब जो मैंने तुम्हें 3 नाम बताए थे, ग्लाइकोलिक, लैक्टिक और सैलिसिलिक एसिड, अब ये एसिड्स ऐसे होते हैं जो तुम्हारी स्किन के जो डेड स्किन सेल्स है ना उन्हें जल्दी निकालते हैं, बेसिकली जल्दी शेड करते हैं, जिस वजह से हमारी जो नए स्किन के सेल्स है वो जल्दी आ पाते हैं, इससे वो परमानेंटली हट जाता है। तो ये चीज करने के लिए हमें ना अपने फेस वॉश या क्लेंजर में देखना है कि ये तीनों एसिड जो यहाँ पे तुम्हें लिखे हुए दिख रहे हैं ये उसमें है कि नहीं। अब इनमें से 1 या 2 या 3 कितने भी हो काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तुम्हें डायरेक्टली कोई सीरम लगाने की जरूरत नहीं है इन चीजों का कि तुम सैलिसिलिक सीरम या कुछ भी एसिड वगैरह लगा रहे हो, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने फेस वॉश या क्लेंजर में इस चीज को ढूंढ लेना तो तुम्हें डायरेक्टली भाई बेनिफिट मिलने वाला है, जिससे भाई तुम्हारी स्किन की जो शेडिंग है वो तेज हो पाएगी। अब इस चीज से होता क्या है ना कि जब तुम भाई डेली इसी तीनों केमिकल में से किसी भी एक केमिकल को यूज करके अपने फेस वॉश के अंदर जो होगा उससे अपनी फेस को वॉश कर रहे होगे, तो तुम्हारी स्किन ना थोड़ी बहुत डैमेज भी होती है, क्योंकि तुम भाई अपनी जो स्किन का प्रोसेस है वो नेचुरली नहीं अननेचुरली थोड़ा सा फास्ट वे में उसे शेड करवा रहे हो, तो तुम्हारी स्किन पे ना इरिटेशन और रेडनेस हो सकती है, जिसके लिए भाई हमें अपने हीलिंग वाले पॉइंट पे आना है, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट होने वाला है। अब हीलिंग में हमें क्या करना है, मॉइस्चराइजर में इन्वेस्ट करना है। अब देखो, मॉइस्चराइजर में भी एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे मॉइस्चराइजर में होनी चाहिए, विच इज नाइसिनामाइड या विटामिन सी। अब तुम्हारे मॉइस्चराइजर में नाइसिनामाइड तो होना ही होना चाहिए, चाहे उसमें विटामिन सी हो या ना हो, डजंट मैटर, ठीक है। क्योंकि नाइसिनामाइड एक ऐसा सब्सटेंस है, मान के चलो, या ऐसा एसिड है जो तुम्हारी भाई स्किन को बहुत अच्छे से रिपेयर करेगा, हील करेगा, इरिटेशन नहीं होने देगा, रेडनेस नहीं होने देगा और अच्छे से हील कर पाएगा। जैसे कि अगर तुम भाई अपनी स्किन को शेड करवा रहे हो तो उसे भाई हीलिंग भी तो जरूरी है ना, तो वो चीज भाई नाइसिनामाइड करती है। तो तुम्हें ऐसा मॉइस्चराइजर ढूंढना है जिसके अंदर भाई नाइसिनामाइड हो। अब उस चीज से तुम्हारी जो हीलिंग होगी, रात को सोते टाइम जब भी तुम लोग फेस वॉश करके मॉइस्चराइजर लगा के सोओगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसी कि तुम्हें रेडनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, या तुम्हें बिल्कुल ही ऐसा अजीब अजीब सा लग रहा है, खुजली करने का मन कर रहा है, तो ये सब भाई बहुत हद तक काम डाउन हो जाएगा, बेसिकली होगा ही नहीं। और ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को ना दिमाग में रखना कि मॉइस्चराइजर स्किप नहीं करना है अगर तुम ऐसे टाइप के फेस वॉश यूज करने वाले हो तो। अब दोस्तों मेरी बात को एक और बार बहुत अच्छे से सुनना, वैसे तो तुम पहले से सुनते आ रहे होगे तो बहुत अच्छी बात है, बट अब और अच्छे से सुनिए, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक ऐसे केमिकल का नाम बताने वाला हूँ जो भाई तुम्हारी स्किन को मेक और ब्रेक दोनों कर सकता है, क्योंकि हमारा 4th पॉइंट है, विच इज रेटिनॉइल। अब रेटिनॉइल करता क्या है ना, जो भी तुम्हारे डार्क स्पॉट्स है ना उनको डायरेक्टली रिमूव करने में काम करता है। बेसिकली ये और ज्यादा अच्छे से शेडिंग करता है, वहां के जो डेड स्किन सेल्स है उन्हें जल्दी हटाता है, मेलानिन प्रोडक्शन जो वहां पे हो रखी है, हाइपर पिगमेंटेशन हो रखी है, उसे वहां से हटाता है, डिसॉल्व करता है स्किन के अंदर। तो इस चीज को तुम्हें कैसे यूज करना है, अगर तुम्हारा कोई भी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट चल रही है, उन्होंने मना करा है रेटिनॉइल लगाने को, तो मत लगाना। बट अगर तुम लोगों का ऐसा कोई भी सीन नहीं है, तुम पहली बार मेरी वीडियो पे आए हो, तो तुम्हें ना भाई अभी अपने स्किन के बारे में नहीं पता है कि तुम्हारी स्किन के अंदर कितनी टॉलरेंस है, कितना लगाना चाहिए, कितना नहीं लगाना चाहिए, कब कब लगाना चाहिए, कहीं तुम्हारी स्किन पे वो लगाने से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम या एक्ने तो नहीं होंगे, बट ज्यादा प्रॉब्लम या इचिंग या रेडनेस तो ना हो जाए। तो उसे जानने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो डोजेज है ना उसे कम करके ज्यादा करना पड़ेगा। अब तुम्हें क्या करना है, रेटिनॉइल की ना तुम्हें सबसे कम परसेंटेज वाली जो सीरम की
बॉटल आती है वो लेनी है। अब देखो 0.5 की आती है और एक 1% की आती है, ऑब्वियसली 1 से छोटा 0.5% होता है, तो तुम्हें वो वाली लेनी है। अब कभी कभी ना कंपनीज में क्या होता है ना कि अलग अलग ब्रांड्स का ना अलग अलग सिस्टम रहता है कि उनका 0.5 भी ना 1 जितना पावरफुल होता है और किसी का 1 भी भाई 0.5 जितना पावरफुल नहीं होता है। तो तुम जिस भी ब्रांड का यूज करने वाले होगे ना, तो उस ब्रांड का जो 0.5 और 1 होता है ना, 1% वाला जो भी रेटिनॉल सीरम होगा, उसको ना चैट जीपीटी पे डालना और कंपेयर करके देख लेना एक बार कि इनमें से कौन सा लीस्ट इफेक्टिव है। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ इसकी सबसे ज्यादा कम पावर है, तो ये मुझे यूज करना है। ठीक है, तुम्हें पता चल गया कि तुम कौन सा ब्रांड का यूज करने वाले हो, कौन सा लीस्ट पावरफुल और इफेक्टिव रहने वाला है, वो तुमने ले लिया। अब तुम्हें इसको भाई लगाना कब कब है, देखो दिन में कभी भी नहीं लगाना। अगर तुम गलती से भी इसे दिन में लगा के धूप में चले गए विदाउट प्रोटेक्शन, अभी इसके बाद एक मेन पॉइंट के ऊपर और आएंगे जो लास्ट पॉइंट होगा, बट उससे पहले अगर तुम ये लगा के भाई धूप में चले गए तो तुम्हारी स्किन पे इतनी इरिटेशन होने वाली है ना कि तुम सोच भी नहीं सकते, तुम खुजाते रह जाओगे, स्किन रेड हो जाएगी पूरी की पूरी। तो इस चीज को बचाने के लिए तुम्हें क्या करना है कि भाई जब भी तुम लोग इसे लगाओगे तो सोते टाइम लगाना है रात को। जैसे कि तुम लोग रात को ऑफिस से आए, खेल कर आए या कुछ भी करा तुमने, पीजीएम में खेलने लग गए हो तो वो खेल कर आए दोस्तों के साथ घूम फिर के, तो तुम्हें भाई फेस वॉश करना है। वही जैसे मैंने बताया उन 3, अगर एसिड में से कोई वाला मिल जाए तो फिर मॉइस्चराइजर लगाने से पहले तुम्हें लगाना है भाई ये सीरम। और कितना लगाना है, बस 2 ड्रॉप यहाँ पे लगाना, 2 ड्रॉप राइट और लेफ्ट में लगाना, बेसिकली वहां पे लगाना जहाँ पे तुम्हारे डार्क स्पॉट्स हो, और उसे अच्छे से ना अपनी 2 फिंगर या 1 फिंगर से ऐसे रोटेट करके अच्छे से लगा लेना, दैट्स इट। अब जहाँ पे तुम्हारे डार्क स्पॉट्स नहीं है, जैसे फोरहेड या यहाँ चिन पे, तो वहां पे बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा बस उसको स्क्रब करते हुए यहाँ तक ले आना, बट वहां पे मत लगाना जहाँ पे डार्क स्पॉट्स है नहीं, क्योंकि फिर फालतू में वो वेस्ट ही होगा वहां पे, क्योंकि तुम्हारे वहाँ डार्क स्पॉट्स है नहीं तो वो काम करेगा भी क्या, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा, तुम्हें इसे वीक में 1 या 2 बार लगाना है। अब वो कैसे करना है, देखो जैसे कि तुमने वीक में मंडे को लगाया, उसके बाद देखना कि क्या तुम्हें इरिटेशन या इचिंग तो नहीं हो रही है ना, जिस अमाउंट में मैंने बताया उसी अमाउंट में लगाना है, कम अमाउंट में। अगर तुम्हें कोई भी इचिंग या इरिटेशन नहीं हो रही है तो वीक में 2 बार लगा लेना। जैसे कि मंडे को लगाया तो फ्राइडे या वेडनेसडे में से किसी दिन लगा लेना। फिर उसके बाद दूसरे वीक में 3 बार लगाने की ट्राई करना कि 3 बारी में तो नहीं हो रहा, अगर तुम्हें इचिंग या इरिटेशन होने लग जाती है तो वापस से 2 बारी पे आ जाना। एक वीक में सिर्फ 2 बार लगाना है, किसी भी दिन लगा लेना, ठीक है। फिर उसके बाद अगर तुम्हें इचिंग नहीं हो रही होती है, तुम्हारी टॉलरेंस बढ़िया होती है, या तुम धीरे धीरे करके अपनी टॉलरेंस को बढ़ाने लग जाते हो, तो तुम भाई इसे 4 दिन पे भी शिफ्ट कर सकते हो, ऑल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हो कि तुम एक दिन छोड़ के एक दिन लगा रहे हो, या तुम डेली भी लगा सकते हो। अब बहुत सारे सीरम का ना ऐसा भी होता है कि तुम्हें भाई वो 1 महीना लगाने होता है, फिर 1 महीना छोड़ना होता है, फिर 1 और महीना लगाना होता है। जैसे कि जनवरी में लगाया, फरवरी में नहीं लगाया बिल्कुल ही, फिर मार्च में लगा दिया। तो भाई इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ना तुम्हें तब तक लगाना होता है जब तक तुम्हारे जो डार्क स्पॉट्स है वो हट ना जाए, या तुम्हें तब इसे स्टॉप करना होता है जब अगर तुम्हारी स्किन पे इरिटेशन या इचिंग होने लग जाती है। तो समझ गए, बहुत सिंपल सी बात थी। अगर तुम्हें कोई भी सीरम को लगाने का प्रॉब्लम आ रही है तो भाई इसे लिमिट कर दो, बहुत कम लगाओ। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो धीरे धीरे करके अपनी जो अमाउंट है और जो डोसेज है उसे बढ़ाते रहो और डेली पे आ जाओ, और जब तुम्हारे डार्क स्पॉट हट जाए तो उसे लगाना बंद कर देना, दैट्स इट। ऐसे तुम्हारे भाई ये जो चीज है यूज करी जाएगी। अब इसमें भाई मैंने जैसे बताया था, स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ, और ये मैं इसलिए इतनी बार बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो गई तो भाई मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा कि भाई तुम्हें मैंने एक तो इतनी अच्छी चीज बताई, इतनी बढ़िया गाइड बताई, उसके बाद भी तुम्हें और ज्यादा इरिटेशन या और ज्यादा डार्क स्पॉट्स पे रिएक्शन होने लग जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले भाई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो तुम्हें अच्छा सोल्यूशन देगा। और अब आते हैं हम अपने 5th पॉइंट पे, जो कि भाई हमारे ऊपर वाले सारे के सारे पॉइंट से रिलेटेड है और बहुत ज्यादा तगड़ी चीज है, जो भाई हमारे डार्क स्पॉट्स को होने से भी रोकेगा और खत्म भी करेगा, जो कि है भाई हमारी सनस्क्रीन। अब भाई तुम इस चीज को कितना ही लाइटली ले लो या कितना ही हैवीली ले लो, डजंट मैटर, बट ये तुम्हारी स्किन को भी मेक और ब्रेक करेगी ही करेगी। अब जैसे अगर तुमने मान लो कि तुमने सुबह अगर गलती से रेटिनॉइड लगा लिया, बट अगर तुमने उसके ऊपर सनस्क्रीन भी नहीं लगाई होगी और तुम बाहर चले गए तो तुम्हारी तो ऐसी बैंड बजने वाली है ना कि भाई पूछो मत। सबसे पहले तो सुबह के टाइम लगाना ही नहीं है रेटिनॉइड, ठीक है। और अब जब तुम सनस्क्रीन लगाओगे तो भाई तुम्हें ना डेली बेसिस पे SPF 50 वाली लगा के जानी है, क्योंकि जब भी तुम्हारे डार्क स्पॉट्स पे धूप पड़ती है ना तो भाई जो तुम्हारा मेलेनिन प्रोडक्शन होता है ना वो और ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, और वहां पे जो डार्कनेस होती है वो और ज्यादा डार्कन होने लग जाती है। जैसे मान लो अगर वो लेवल 2 की डार्कनेस थी तो वो लेवल 4 की पहुंच जाएगी अगर तुम डेली बेसिस पे धूप पे निकलोगे विदाउट एनी प्रोटेक्शन। तो सोच लो, अगर तुम्हें उस चीज को और ज्यादा बर्बाद करना है, अपने डार्क स्पॉट्स को और डार्क करवाना है, या तुम्हें उन्हें होने से और ज्यादा रोकना है, तो सनस्क्रीन ये काम तो करती है। और वैसे भी भाई सनस्क्रीन का बहुत ज्यादा बेनिफिट्स रहते हैं कि वो तुम्हें UVA रेज से बचाते हैं, जिससे तुम्हारी स्किन में टैनिंग भी नहीं होती है, तुम और डार्कर भी होते हो, स्किन कैंसर होने से रोक देती है भाई, जो भी हमें धूप से हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि सनस्क्रीन तो डेली बेसिस पे लगानी है। अब अगर घर में हो तो SPF 20 या 30 वाली भी लगा सकते हो, या 50 वाली भी बहुत कम अमाउंट में लगा लेना, क्योंकि लाइट जो जलती है ये भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट डालते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं। तो आप ओवर थिंक मत करना भाई लाइट जल रही है लाइट बंद कर दो, नहीं, इतना मत
मत सोचना, बट बाहर जाओगे धूप में तो पक्का से लगा के जाना। तो यही थी दोस्तों पूरी की पूरी गाइड जिसने भाई मेरी स्किन को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन करके दी है। एंड अगर तुम्हें भी भाई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है तुम्हारी, तो मुझे पक्का से इंस्टाग्राम पे भाई अपना एक डीएम जरूर भेजना कि भाई तुमने जो टिप्स दी थी वो पक्का काम करी है, जिसकी भाई मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और इससे मैं एक चीज तुम्हें और बताना चाहूंगा, अगर तुम लोग भाई प्रोटीन बाय करना चाहते हो कोई भी ब्रांड का, एंड अगर तुम लोग एंड मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहूंगा, अब अगर तुम लोग जिम वगैरह जाते हो और प्रोटीन बाय करना चाहते हो, क्योंकि भाई प्रोटीन गोल तो जरूरी क्या है ना भाई पूरा करना, अगर तुम्हें मसल बनानी है, तो उसके लिए भाई मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ नेचुरल टीन का वे प्रोटीन, या जो भी तुम्हें पसंद है तुम इनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हो। और इनकी खास बात ये है कि भाई एकदम ये नेचुरल है, इनके नाम में नेचुरल है भाई, और इनके ऊपर भाई ट्रस्टिफाइड जी ने वीडियो भी बना रखी है, तो इनके अंदर कोई भी हैवी मेटल से केमिकल्स तो है ही नहीं। और मेरे को भी इसे यूज करते हुए 1 साल होने वाला है पूरा का पूरा, और मेरे रिजल्ट तुम यहाँ से यहाँ तक देख ही सकते हो। इनकी वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखी है, वहाँ पे जाके भाई ऑर्डर करो जो भी तुम्हें प्रोटीन पसंद है, और मेरा कोड जरूर लगाना डोफ्री टू एट तगड़ा डिस्काउंट। अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे से वन ऑन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो अपना डाउट, मैं तुम्हें वहाँ पे अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूंगा। तो मिलते हैं वहीं पे, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि अगर जिंदगी खिलाई तो भौपड़ भी खिलाएगी। चलो बाय।